सबसे शुक्रिया पहले तो मुकेश। मैं ये कि ज़मीन क्या बोल रही है? ज़मीन पर क्या चल रहा है? आप इतने दिनों से वहाँ घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी हिस्सा ले रहे हैं, क्या दिख रहा है? शुक्रिया मुकेश जी। मैं समझता हूँ कि असली बात आपने ऑलरेडी कह दी है इंट्रोडक्शन में। अ, बातों को घुमा फिरा के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और कम से कम हरियाणा के बारे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हरियाणा का आदमी बिल्कुल सीधी बात कहने के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। सीधी, कड़वी, कड़क बात। और 100 बातों की एक बात ये है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। कितनी सीट से बनेगी, कितने मार्जिन से बनेगी, इसका सवाल है और इस सवाल का उत्तर कम से कम मैं नहीं दे सकता, या यूं कहिए मेरी दिलचस्पी नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान मजबूरी में मुझे ये काम दोबारा करना पड़ा था और तब भी मैं कहता था कि दिक्कत ये थी कि पूरे देश का मीडिया उस वक्त गुमराह कर रहा था, खामखा ये तस्वीर बना रहा था कि 400 पार जा रहे हैं। तो मुझे अपना पुराना चोगा पहन के इस काम में उतरना पड़ा था। अब वो करने की कतई इच्छा नहीं है, मजबूरी नहीं है, क्योंकि अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मान लिया है कि हाँ भाई, मुकाबला है और कांग्रेस आगे है, तो इस तरह का कोई झूठा प्रचार उस तरह का नहीं चल रहा कि कोई बीजेपी 75 पार करने वाली है, ऐसी कुछ बात चल नहीं रही है। सबने मान लिया, बीजेपी वालों ने भी मान लिया है। टीवी ऑफ करके उनसे पूछ लीजिए, कैमरा ऑफ करके बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, वो भी बता देंगे। तो ना तो मेरी मजबूरी है, ना मेरा शौक है। तो सीटों की भविष्यवाणी में तो मैं पढ़ूंगा नहीं। जो आपने बात कही उसी बात को मैं थोड़ा चुटीले मुहावरे में कह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हरियाणा चुनाव में 3 संभावनाएं। जैसे ही मैं कहता हूँ लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं अच्छा 3 है क्या? मैं कहता हूँ देखिए, पहली संभावना तो ये है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है। हवा है तो कांग्रेस की मेजॉरिटी आ जाएगी, सरकार बना लेगी। कहते हैं अच्छा दूसरी संभावना क्या है? मैं कहता हूँ दूसरी संभावना ये है कि कांग्रेस के पक्ष में आंधी है। अगर आंधी है तो उसे सिर्फ बहुमत नहीं, भारी बहुमत आएगा। तो पूछते हैं भाई साहब फिर तीसरी क्या बच गई? तीसरी मैं कहता हूं यह है कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी है। सुनामी है तो आपको उल्टी गिनती करनी पड़ेगी कि 90 में से कितनी सीटें बचेंगी किसके नाम पे। अब इन तीनों में से क्या है, वो उस पर बहस हो सकती है। हम सब लोग चुपचाप अपना प्राइवेट कयास लगाते ही हैं, आप और मैं भी ये काम करते ही हैं, लेकिन इन चीज़ों को सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और वो जो सेफोलॉजी वाला गोल्ड मेडल लेने की मेरी कतई इच्छा नहीं है ज़िंदगी में। पिछली बार ज़बरदस्ती वो गोल्ड मेडल मेरे गले में डाल दिया गया था, जो दौड़ मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं भविष्य बताने की दौड़ में नहीं था। मुझे लग रहा था कि भविष्य देश का बिगाड़ा जा रहा है, इसलिए आप जैसे लोगों के सहारे मैं वो बात पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश करता था। तो बाकी और आपके शो में आने का एक फ़ायदा ये है कि थोड़ा ज़्यादा गंभीर चीज़ों पे हम चर्चा कर सकेंगे। मोटी बात आपने बता दी और मैं 100% उससे सहमत हूँ। और ये कोई इतनी खुफिया बात नहीं है जिसके लिए आपको किसी सेफोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े। हरियाणा की सड़क पे जाइए, बच्चे से पूछ लीजिए, वो बता देगा। अनपढ़ औरत से पूछ लीजिए, वो बता देगी भाई इस बार तो कांग्रेस आवेगी। तो हर एक को पता है, वही बात है। तो आंधी या सुनामी? बस इसी का सवाल है कि हवा, आंधी या सुनामी। इसी के बारे में अभी कयास हम लगा सकते हैं और जो कुछ भी चुनावी दांवपेच हो रहे हैं उनका इसी से संबंध है कि बीजेपी जो आखिर में कोशिश कर रही है वो ये है कि कम से कम सुनामी होने से रोक सके। और देखिए, बीजेपी के पक्ष में एक बात कहनी चाहिए, एक चीज के लिए मैं बीजेपी की वाकई तारीफ करता हूँ कि चाहे उनके मतलब आखिरी ओवर में 50 रन बनाने की चैलेंज हो, तब भी बीजेपी वाले आखिरी 6 बॉल जरूर खेलते हैं, ग्राउंड छोड़ के नहीं चले जाएंगे। प्रधानमंत्री के पक्ष में भी कहना चाहिए, उन्हें पता है कि ये चुनाव बहुत कठिन है, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं है। बीजेपी वालों ने हर पोस्टर से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटा दी है, तो एक तरह से मोदी बचाओ अभियान भी चल रहा है। कहीं पे उनकी तस्वीर नहीं है, मोदी को कहीं स्टेक पे नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं। और एक बात वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी बीजेपी की, कि बीजेपी ने अपने बड़े से बड़े लोगों को परसों कल कल ही तो मैं भिवानी जिले के एक छोटे से गांव में गया। पता लगा कि उस छोटे गांव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परसों आके गए हैं, 100 लोगों की मीटिंग एड्रेस करके गए। वहां के स्थानीय लोग हंस रहे थे इस बात पे, लीजिए मुख्यमंत्री को लाए 100 लोगों के लिए। मैं तारीफ कर रहा था कि देखो वो कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टी में ये तो होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री को, राजनाथ जी को उन्होंने उतारा हुआ है 150 150 लोगों की रैली एड्रेस करने के लिए। तो बीजेपी कोशिश पूरी कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि वो हारी हुई बाजी है,
वो जानते हैं कि वो तो सवाल सिर्फ यही है कि वो बीजेपी सुनामी को आंधी में बदलने की कोशिश कर रही है और एक प्रयास ये भी है कि कहीं आंधी को साधारण हवा तक में बदल दे। वो हो जाए तो बीजेपी इसकी कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास इस वक्त कार्ड 1-2 ही है सिर्फ। सबसे बड़ा कार्ड तो बीजेपी के पास है जिसको हरियाणा में 35-1 बोलते हैं। अब बाहर वालों के लिए अजीब मुहावरा होगा तो मैं समझा दूं इसका मतलब क्या है। अगर मैं कह दूं 35-1 तो बाहर वाला सोचेगा क्या बात कर रहे हो। हरियाणा में लोग मानते हैं कि 36 बिरादरी है। अब क्यों मानते हैं मुझसे मत पूछिए, ये मिथक है। 36 की संख्या है। हरियाणा में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था और उसके बाद हरियाणा में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद ये मुहावरा बना 35 बनाम 1, यानी कि 36 में से 35 बिरादरी एक तरफ और केवल जाट दूसरी तरफ। ये मुहावरा आंदोलन के दौरान जमीन से उठा, लेकिन बाद में बीजेपी ने इस मुहावरे को हड़प लिया और बीजेपी ने अपनी राजनीति फिर हरियाणा में 35 बनाम 1 की। मतलब जाटों के विरुद्ध ध्रुवीकरण करने की राजनीति बीजेपी ने खुल के बेशर्मी से की है हरियाणा में। हरियाणा जब से बना है लगभग कोई मुख्यमंत्री जाटों के अलावा नहीं बना। एक बार चौधरी राव बीरेंद्र सिंह बने थे, बाकी नहीं बना कोई। तो बीजेपी ने कहा ठीक है हम गैर जाट मुख्यमंत्री लेके आएंगे, जो मतलब एक रणनीति के तौर पे समझा जा सकता है। बीजेपी के पास ठीक ठाक कद वाले जाट नेता थे, उनको साइड में करके बीजेपी ने कहा कि अगर खट्टर को रिप्लेस भी करना है तो हम किसी जाट नेता से नहीं करेंगे, हम किसी गैर जाट नेता से करेंगे, इसलिए सैनी जी को लेके आए। मगर जमीन पे बीजेपी ने एक तरह से जाटों के विरुद्ध बाकी पूरे समाज को का ध्रुवीकरण करने की राजनीति की है और चुनाव के आखिरी दौर में भी बीजेपी ये जम के कर रही है, लोगों के अंदर उसका डर स्थापित करना। और ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये तो दुनिया में हर कोई जानता है, लेकिन स्थानीय स्तर पे इस तरह का जातीय खेल बीजेपी खेलती है, इसके बारे में लोगों के पता नहीं क्यों पब्लिक में एक छवि नहीं है। और ये बात जैसे हरियाणा, जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल खुल के एंटी यादव कार्ड खेलती है। यादवों के खिलाफ लोगों को भड़काना, उनके बारे में ध्रुवीकरण करना, एंटी यादव सेंटीमेंट बनाना बीजेपी की उत्तर प्रदेश में राजनीति है। ठीक वैसे ही हरियाणा में ये है। तो इस वक्त बीजेपी यही 2-3 खेल खेल रही है। एक तो एंटी जाट कार्ड और दूसरा एक छोटे से इलाके में एंटी मुस्लिम कार्ड, क्योंकि हरियाणा के सारे मुसलमान दरअसल एक जिले में है, मेवात जिला जो है और उसके सराउंडिंग एरियाज, बाकी थोड़ा सा जमुना के किनारे पे है, बहुत कम संख्या में। तो पूरे हरियाणा में आप एंटी मुस्लिम कार्ड खेल नहीं सकते, ये बीजेपी की मजबूरी है। बाकी जिस जिले में मैं बैठा हूँ वहां आप क्या एंटी मुस्लिम करेंगे, यहाँ तो मुसलमान है ही नहीं। तो इसलिए अब वहां पे एंटी जाट कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुकेश जी कि ये मामला अब काठ की हांडी दोबारा आग पे नहीं चढ़ पा रही है। कितनी बार आप करेंगे? और कांग्रेस ने कुल मिला के इस पे समझदारी की है। जब शैलजा जी की विरोधी स्वर सामने आए तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मामला आगे चढ़ सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा एक दलित नेता है और हरियाणा में लोग समझते हैं कि जाट नेतृत्व को बैलेंस करने के लिए अगर कोई चेहरा है तो कुमारी शैलजा का चेहरा माना जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप ने उसको एक तरह से बैक कर दिया है, कम से कम वो चीज़ कंट्रोल से बाहर नहीं निकला है वो मामला। इसलिए फिलहाल वो कार्ड उतना नहीं चल रहा है। ये जरूर है कि हरियाणा का जिस इलाके में जाटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उनका डोमिनेंस है, जिसको एक तरह से अंग्रेजी वाले जाट लैंड बोलते हैं, हरियाणा की लोकल उसमें बोले तो उसमें देसवाल है, बांगड़ है और बागड़ का इलाका है, 3 इलाके हैं। इस इलाकों में फिर भी थोड़ा सा एंटी जाट कंसोलिडेशन की बीजेपी की कोशिश है आखिरी दिनों। लेकिन जो बाकी हिस्सा है, जो दूसरी बेल्ट हरियाणा की बड़ी बेल्ट है, एक तो जिसे जीटी रोड बोला जाता है, जो ज़्यादा शहरी है, ज़्यादा पंजाबी है, ज़्यादा जिसमें अगड़े लोग हैं वो, और दूसरा दक्षिणी हरियाणा जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, ये सारा इलाका शामिल है, फरीदाबाद तक। इन दोनों इलाकों में एंटी जाट कंसोलिडेशन काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ कॉन्टेस्ट फिलहाल चल रहा है वो इसी के बारे में है कि कॉन्टेस्ट इस पे नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बने या ना बने। कॉन्टेस्ट फिलहाल ये चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार को भारी बहुमत में आने से कैसे रोका जाए।
ये बीजेपी की कोशिश है। इसके बारे में कयास हमारे हो सकते हैं, लेकिन ये मामला 8 तारीख पे छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है।